एक गुरु का हुदा है उनका, तो गुरु चाहे उम्र में ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो मैं उनसे जो कहते हैं पूरी हमारी स्किल दीक्षा के हेड हैं वो, हमें प्राउड होना चाहिए। तो उनके लिए 2 लाइनें हैं, बहुत कहते हैं ना, है तो 100 में 1 के बराबर, लेकिन मैं लिखती हूँ, मुझे खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है कि सर के लिए मैं 2 लाइनें लिखती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी, उसके बाद जो है हम सर का वेलकम करेंगे। तो जो ठोकरों को भी सीख बना दे, वही गुरु महान होता है। जो ठोकरों को भी सीख बना दे, वही गुरु महान होता है। जो हार को भी जीत बना दे, वही असली पहचान होता है। अगर रिस्पेक्टेड हिमांशु सर जैसा मार्गदर्शक मिल जाए, अगर रिस्पेक्टेड हिमांशु लोहिया सर जैसा मार्गदर्शन मिल जाए, तो हर एक लीडर अपने आप में तूफान होता है, तूफान होता है, तूफान। जी हाँ, आप लोग को तूफान यानी कि हमें तूफान बनाने में सबसे बड़ा जो है हमारे सर का रोल, क्योंकि हमारे माइंड सेट इस तरह बना दिए जाते हैं कि तूफान तो हम लोग अपने आप में वाकई बन जाते हैं ना, ये बात सच है। तो चलिए, अब आपके बीच में मैं ज्यादा दीवार कहते हैं नहीं बनूंगी, क्योंकि सर की हमें सेशन मुझे भी सीखना है। तो मैं काफी बेसब्री से सर का इंतजार मुझे भी रहता है कि कुछ जब आए तो कुछ ना कुछ इतना अच्छा, और पता ही नहीं लगता है सर कब सिखा के चले जाते हैं। उनका सेशन ना यूँ लगता है 5 मिनट में ओवर हो गया, क्योंकि उनके सिखाने का, बोलने का मैं नहीं बताऊंगी, आप अब लाइव देखेंगे। तो चलिए, मैं सर को इनवाइट करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम हिमांशु लोहिया सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर। रिस्पेक्टेड सिंगम सर, प्लीज चेक करिएगा। यस सर, वेलकम हिमांशु सर। बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं हिमांशु सर हमारे साथ। ओके मोस्ट सर, वेलकम। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैडम, इस शानदार सेशन को इनिशिएट करने के लिए। एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड लेट्स सी कितने लोग हमारे बीच में हैं। मैडम ने वैसे तो सबको तैयार कर दिया है ना कि सीधे बैठ जाओ, ड्रेस पहन लो, है ना, सबको डरा डरा के मैडम ने रेडी कर दिया। ओके, डरने की कोई बात नहीं है। कैमरा ऑन कर लीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग हमारे बीच में हैं। सो आज लोग थोड़े कम होंगे क्योंकि कुछ लोग ट्रैवल में हैं, कुछ लोग अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और आज जो लोग हैं हमारे बीच में, वो सब जानते हैं कि, है ना, कल एक बड़ा स्पेशल दिन होने वाला है ना। सो उसकी तैयारियों में कुछ लोग निकले हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखिए, गोपाल सर दिख रहे हैं मुझे, वो बस में है। एंड सिल्वर सी यादव जी हैं, वो भी बस में दिख रहे हैं। सूर्या सर भी बस में दिख रहे हैं। देवेंद्र लामा सर भी बस में दिख रहे हैं। अरविंद पटेल सर भी बस में दिख रहे हैं मुझे। ओके, डंबर सिंह जी हैं, वो पास में ही है, पड़ोस में ही, आगरा में है, तो थोड़ा लेट निकलेंगे। और कौन कौन है हमारे बीच में यहाँ पर, लेट्स सी। पल्लवी वर्मा जी हैं हमारे बीच में, दीप्ति जी हैं हमारे बीच में, एंड शुगर सिंह जी हैं, गिरीश चंद्र जी हैं, डी परमार जी हैं, एंड लेट्स सी कौन कौन और है। राकेश कुमार जी हैं, एंड डॉक्टर अजय सागर जी हैं, प्रभु दयाल जी हैं, एंड प्रवीण भाई जी हैं, आदर्श अनुराग जी हैं, राम स्वरूप जी हैं, शाहिद जी हैं, बी एस शेखावत सर हैं, राकेश कुमार जी हैं, एंड ये मुझे ट्रेन में लग रहे हैं, ट्रेन में है या बस में है, आई डोंट नो। नूर बानो जी हैं, एंड और कौन है, शाहिद खान जी हैं, प्रवीण भाई जी हैं। तो बहुत बढ़िया, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में हैं और जितने लोगों ने भी कैमरा ऑन किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। एंड आज का हमारा सेशन सबको पता है मंथ क्लोजिंग के रिलेटेड आज सेशन होने वाला है। एंड क्लोजिंग अप्रैल 2026 के अंदर हम हैं। ये पूरे साल की फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका पहला महीना हम क्लोज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली हमने शुरुआत में बात की थी इस महीने की शुरुआत के अंदर कि इस साल की जो शुरुआत है वो आप लोग अपने रिकॉर्ड्स, जो बेंचमार्क्स आपको बनाने हैं इस बिजनेस के अंदर, जो भी आपको रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उनकी शुरुआत करने का महीना होने वाला है। उनकी शुरुआत करने के लिए बहुत स्पेशल टाइम ये है हमारे पास में, और उसका पहला बेंचमार्क हिट करने का ये मंथ क्लोजिंग हमें मौका देती है कि हम अपने बिजनेस को हाईएस्ट पीक पे क्लोज करें इस मंथ एंडिंग के अंदर। ओके, सो जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये मंथ क्लोजिंग जो होने वाली है ये लास्ट मंथ से उनके बिजनेस में ग्रोथ मोड पे लेके जा रही है। चाहे 5% की ग्रोथ हो, 10% की ग्रोथ हो, 15% की ग्रोथ हो, 20% की ग्रोथ हो, प्लीज आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपका बिजनेस की ग्रोथ रेट क्या है इस महीने लास्ट मंथ के कंपैरिजन में। और जो लोग नए हैं जिन्होंने इसी मंथ स्टार्ट किया है, वो अपने बिजनेस को ऑब्वियसली लास्ट मंथ से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अगले महीने जरूर कंपेयर करें
कि आपका बिजनेस क्या ग्रोइंग मोड में है। कितने लोगों का बिजनेस इस मंथ ग्रोइंग मोड में है, या ग्रोथ रेट कितनी उन्हें दिख रही है, चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, या फिर हैंड रेज कर दीजिए। चलो चैट बॉक्स छोड़ो, कि कितने लोगों का बिजनेस ग्रोइंग मोड में है लास्ट मंथ से, कि हाँ 5% 10% की ग्रोथ है। क्योंकि इस महीने हमारे पास एक नए ऑफर की भी एंट्री हुई थी, सबको पता है। हमारे पास कुछ नई इनकम स्लैब्स भी ऐड ऑन हुई थी, एंड उसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस के अंदर जितने पार्टनर्स हैं वो ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। हम चलते हैं आगे आज के टॉपिक के ऊपर। मैं आज बात करने वाला हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाला हूं? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। ज्यादा बड़ा सेशन में नहीं करने वाला हूं आज, है ना, क्योंकि लोग ट्रैवल में हैं, उनका मूड कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे तो डांस कर रहे हैं लोग बस में, है ना, ये देखिए कुछ यहाँ पे डांस वांस के सीन दिख रहे हैं मेरे को, ये देखिए। तो उनका मूड नहीं है मीटिंग में होने का, है ना, उनका मूड है शादी अटेंड करने का जो कल होने वाली है ना। और तो शॉर्ट में सेशन करेंगे। चलिए, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जितने भी लोग नए हैं, फ्रेशर्स हैं, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में समस्या है। कितने लोगों को ऑब्जेक्शन सुनते ही पसीना आ जाता है, या जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्ट कोई सवाल देता है ना, ओ हो इसने सवाल क्यों पूछ लिया, इसको सीधा स्टार्ट कर लेना चाहिए था ना मेरे साथ में। कितने लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से परेशान, कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, जब कोई सवाल आता है तो उसे किस तरह से हैंडल करें, जब मैं किसी प्रोस्पेक्ट को कोई प्रेजेंटेशन देता हूं, कुछ शेयर करता हूं, तो क्यों नहीं वो मेरे साथ में डायरेक्टली बिजनेस को स्टार्ट कर लेते। कितने लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से परेशान, प्लीज बताइए, रेज हैंड करके बताएंगे कितने लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में समस्या आती है। आती है शाहिद सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आती है नहीं आती है? आती है। आती है तो ऐसे करेंगे, नहीं आती है तो ऐसे करेंगे, या हैंड रेज करेंगे। सूर्या सर तो चलो बस में है, आती है, ठीक है। और कौन है? देवेंद्र सर, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आती है? आती है तो यूं, नहीं आती है तो यूं। पल्लवी जी, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आती है? आती है तो यूं, नहीं आती है तो यूं, नहीं आती। नूर जी ने हैंड रेज कर रखा है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम ले लेते हैं, हमारे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ में, एंड कैमरा ऑन करे हुए पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ, जिनके रिस्पॉन्सेज मुझे तक पहुंच रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है। जब भी आप किसी को बिजनेस की प्रेजेंटेशन देते हैं, या ऑब्वियसली जब आप उसे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, तो आपसे लोग कुछ सवाल पूछते हैं, और ये सवाल बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब इनको हैंडल करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रोसेस यूज होती है। अगर आप वो प्रोसेस सीख जाएंगे तो हमारे साथ में ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में कई बार जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो आर्ट है, उसको सीखने के लिए सबसे पहले, है ना, मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है। ऑब्जेक्शन बेसिकली कोई रिजेक्शन नहीं होता है, ये साइन होता है इंटरेस्ट का, एंगेजमेंट। ऑब्जेक्शन यूजुअली मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपके सामने रखता है, और इसको आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अगर उसके मन में जो सवाल है वो मेरे सामने रख रहा है, तो वो ये चाहता है कि आप इन सवालों को क्लियर करें, ताकि वो एक क्लियर माइंड सेट के साथ आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर जो भी डिसीजन वो लेने वाला है उसको ले पाए। तो ऑब्जेक्शन बेसिकली कुछ छोटे छोटे, आप कह सकते हैं, सवाल है जो उसके इंटरेस्ट को भी शो करते हैं कई बारी, उसके जुड़ाव को भी शो करते हैं कई बारी, और कुछ उसके मन की, जो उसके मन के अंदर कुछ डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करने से रिलेटेड भी होते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्शन अगर वो पूछ रहा है तो ये कोई भी तरह से रिजेक्शन नहीं है, ये उसका इंटरेस्ट ही है। अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो अगर वो सवाल ही ना पूछे, अगर वो क्वेश्चन ही ना पूछे, और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद सिर्फ चुप हो जाए, कुछ भी ना बोले, तो ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा प्रोस्पेक्ट होता है जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रख रहा है, और ना वो हाँ कर रहा है ना वो ना कर रहा है क्लियरली, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जैसा है। क्यों है रेड फ्लैग? क्योंकि उसको क्रैक करना, उसको क्लोज करना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने मन की बात आपके सामने नहीं रख रहा होता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लाने में हेल्प कर सकती है, अगर आप अपना माइंडसेट इसको लेकर ठीक बना लें। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्शन देता है, और अगर हमारा माइंडसेट अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अरे यार इसने क्या पूछ लिया, कि मैंने तो ये देखा हुआ है, मैंने तो ये किया हुआ है ना, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मेरे को तो अभी इंटरेस्ट नहीं है, या मेरे को तो अभी सोचने का समय चाहिए, या फिर मेरे दोस्त ने किया था, मेरे पड़ोसी ने किया था। कोई भी लाइन आप सुनते हैं और अचानक से आपका माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है,
अरे यार इसने तो ऐसा बोल दिया। सबसे पहला बदलाव आपको इसमें करने की जरूरत है, हमें एक विनिंग माइंडसेट बनाना है। क्या बनाना है? एक विनर वाला माइंडसेट, क्योंकि एक लूजर माइंडसेट से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, या एक अंडर कॉन्फिडेंट माइंड से हम ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो विनर माइंडसेट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्शन आए तो हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस उसी तरह से रहना चाहिए जो आप प्रेजेंटेशन शो करते टाइम या पूरा प्रोजेक्ट बताते टाइम या ऑलरेडी जो डिस्कशन हो रहा था उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन आता है या कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो कई बार क्या होता है, काफी लोगों के साथ में ऑब्जेक्शन आते ही उनका चेंज हो जाता है वॉइस टोन। जस्ट लेट्स स्टार्ट। कॉन्फिडेंट वॉइस, सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में चाहिए, एक कॉन्फिडेंट आवाज। हमारी आवाज अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होनी चाहिए। लैक ऑफ नॉलेज या फिर नॉलेज की कमी आपकी आवाज में दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसको शायद आपको आंसर करना नहीं आता है, तो भी आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका वॉइस कॉन्फिडेंट रहनी चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए। दूसरी चीज, कई बार हमसे कोई प्रोस्पेक्ट जब कोई सवाल पूछता है ना, तो हम आर्ग्यूमेंट मोड में चले जाते हैं। हम किस मोड में चले जाते हैं? आर्ग्यूमेंट मोड में, कि इसने मुझसे ऐसा सवाल कैसे पूछ लिया, इसने ऐसे कैसे बोल दिया कि मैंने तो किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तो हम कई बार उससे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हम आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको समझना है कि जो उसका ऑब्जेक्शन है ना, वो ऐसा क्यों कह रहा है। जब हमारा फोकस अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएगा ना, तो हम आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना, ठीक है। कई बार हम बहस करना, तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो करने की जगह समझना है कि जो इसका प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन है, क्या ये रियल ऑब्जेक्शन है। अगर इसका ऑब्जेक्शन ये रियल भी नहीं है, ये मुझे टालने के लिए भी दे रहा है, तो भी आपको उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, है ना। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रिंसिपल बताया हुआ है, दैट इज फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल, है ना। सबसे पहली चीज फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल, फील फेल्ट फाउंड, है ना। सो फील फेल्ट फाउंड क्या कहता है हमें? फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन आपके सामने आ जाता है जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है या आपको थोड़ा बहुत पता भी है, तो आप सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ये महसूस करवाते हैं कि आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी बात। जो आप कह रहे हैं, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैंने किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, या मेरे को तो अभी सोचने का समय चाहिए, जो भी है, व्हाटएवर, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले आप फील करवाते हैं उसको कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, फील कर रहा हूं, अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं। फेल्ट, फिर आप उन्हें बताते हैं उस बात को अपने ऊपर लेके या एक एग्जांपल के जरिए कि इसी तरह का ऑब्जेक्शन, इसी तरह का जो आप मुझे बात कह रहे हैं, ये मैंने पहले ऑलरेडी ऐसा एक्सपीरियंस किया, या इस इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस किया, फिर उसने इस चीज को इस तरह से अंडरस्टैंड किया। वहां पर आप एक रेफरेंस लेते हैं, किसी किताब का, किसी ऑडियो का, किसी मेंटर का, और उन्होंने मुझे समझाया कि ये ऐसा है। फेल्ट फाउंड, फाउंड का मतलब क्या है? फाउंड मतलब ये है कि फिर मुझे पता चला। फील मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फेल्ट मतलब कि मैंने जो ये ऑब्जेक्शन आपने दिया, इसके लिए एक रेफरेंस देके आप उसे समझाएंगे कि जो ऑब्जेक्शन आपने मुझे दिया, मैं प्रोस्पेक्ट को ये नहीं कहूंगा कि आपने मुझे ऑब्जेक्शन दिया। उदाहरण देता हूं मैं, किसी ने मुझे ये कहा नहीं है, तो इसको फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल के जरिए कैसे हैंडल किया जाता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार जब हम कोई बिजनेस मॉडल देखते हैं, चैलेंज आ ही जाता है कि हमारे पास उस वक्त पेमेंट नहीं होती है ना, और जिसकी वजह से कई बार हमें लगता है कि यार मैं शायद ये स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मेरे साथ भी था। अगर मेरे साथ था तो जनरली मैं ये बोलूंगा, या फिर किसी दूसरे का रेफरेंस लूंगा कि एक मेरे टीम में या फिर एक हमारे साथ में एक ऐसे सर है या एक ऐसा इंसान है जिसके साथ भी ये सेम चैलेंज थी, लेकिन उसने हमेशा ये देखा कि अगर आज ये चैलेंज मेरे साथ है, आज ये प्रॉब्लम मेरे साथ में है, तो ये जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए काम नहीं करूंगा। और मैंने ऐसा सोचा, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ इसको कि मैंने ऐसा सोचा। फिर एक मेंटोर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि अगर आपको पैसों की समस्या आज है, आज आपके पास अगर 1000, 2000, 3000 रुपए की प्रॉब्लम है कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बिना किए तो जिंदगी भर ये बड़ी समस्या बन जाएगी। तो मेरे को ही उनकी बात समझ में आई और मैंने फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स उठाए। फाउंड मतलब फिर मैंने ये किया। तो आप उसे वो प्रोसेस समझा सकते हैं। तो फील फेल्ट फाउंड प्रिंसिपल से आप वो ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर सकते हैं जिसका बारे में आपको आंसर नहीं पता है। ठीक है। अब सिंपली अगर मैं समझाऊं तो 4 स्टेप्स होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। पहला, सुनना। कई बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो उसने जवाब बोला तो सही ना ऑब्जेक्शन, बस मैं शुरू हो जाऊंगा, एक बारी मेरा बटन ऑन कर लूंगा और रेडियो स्टार्ट। नहीं,
पहले उसके कंसर्न, उसकी चिंता को समझनी है, उसकी टेंशन को समझनी है, उसकी एक्सपेक्टेशन को समझनी है, उसकी नीड को समझनी है, उसके इंटरेस्ट को समझना है। पहले हमें सुनना है, और जब हम उनको सुन रहे हैं तो हमें सवाल ही जवाब का फॉर्मूला यूज करना है। सवाल ही जवाब क्या कहता है कि जब कोई आपसे सवाल पूछता है, ऑब्जेक्शन देता है, तो उसका जवाब सीधा सवाल के फॉर्म में दो, ना कि उसका आंसर देना स्टार्ट करो। किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे अपना शेड्यूल बताइए जरा। ठीक है, मुझे अपना शेड्यूल बताइए जरा। अगर वो मुझे बोलता है मेरे पास मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जो किस में, पैसा कमाने में, तो मैं उसको सवाल में ही हमेशा ऑब्जेक्शन को सबसे पहला काम जो करूंगा वो उसको अप्रिशिएट करूंगा कि वो बोले। ठीक है, तो जो वो कह रहा है, वो जवाब दे रहा है, उसको अप्रिशिएट करना है कि हाँ आपका सोचना एकदम सही है, ऐसा नहीं आ रहा है तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी तो सोच ही खराब है, तुम तो नेगेटिव सोच के इंसान हो, तुम्हारे तो छोटे सोच के इंसान हो। नो, नेवर एवर यूज रूड वर्ड्स। किसी को भी रूड वर्ड नहीं बोलने हैं, गलत शब्द नहीं बोलने हैं। आप उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ मैं बात समझ पा रहा हूँ, आपकी फीलिंग समझ पा रहा हूँ। फिर क्लैरिफाई करो, फिर लॉजिकली और इमोशनली जिस तरह से आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है वो आप उसको क्लैरिफिकेशन देते हैं, और फिर रिस्पॉन्ड करके क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। फिर आप बोलते हैं चलिए ठीक है, अगर आप इस बात को अगर आपको क्लियरली समझ में आई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं डील। ठीक है, तो 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले सुनना है, अप्रिशिएट करना है, क्लैरिफाई करना है और रिस्पॉन्ड करके क्लोज करना। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक बेसिक सी सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, कोई मुझे ऑब्जेक्शन दे रहा है, पैसे नहीं, तो हम सबसे पहले उसके माइंडसेट के अंदर एक शिफ्ट लाने के लिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। हम उसे ये नहीं बताएंगे पैसे नहीं है तो अरेंज कर लो, दोस्तों से ले लो, पड़ोसी से ले लो, है ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? नहीं, हम उसको ये बताएंगे कि ये बड़ी समस्या है। माइंडसेट में शिफ्ट। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, आज आपकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, अगर आज ये समस्या है तो सोचो ये समस्या धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी दुनिया में। क्यों? क्योंकि महंगाई हर दिन बढ़ रही है। आज आपको कहीं घूमने जाना है, आपके घर वालों को आप बोलोगे पैसे नहीं है। आज बच्चों को अच्छी पढ़ाई करानी है, अच्छे बड़े स्कूल में भेजना है, आप बोलोगे पैसे नहीं है। ठीक है, कुछ खरीदने जाना है, आप वहां से शॉपिंग नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट में या दुनिया में पैसा नहीं है, पैसा इसलिए नहीं है आपके पास क्योंकि हम वैसा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वैसा पैसा आए जो हम चाहते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इस चीज में कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहला आप माइंडसेट पे बात करें कि सबसे पहले हमें सोच में बदलाव करना है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, जब तक हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे ना जिससे बड़ा पैसा आए, तब तक वो आएगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में हम माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं। अगर टाइम नहीं है तो हम उसे बताएंगे कि देखो जी भाई साहब, इसी दुनिया में 24 घंटे में बहुत सारे लोग इसी 24 घंटे में कामयाब होते हैं। अगर आप नहीं हो रहे तो माइंडसेट को हमें शिफ्ट करना होगा, थोड़ा सोच में बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कहता है इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मुझे बताइए किस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है? पैसा कमाने में। ठीक है, लेकिन जब हम किसी की जॉब कर रहे होते हैं तो जो बॉस हमें सुना रहा होता है उसमें हमें इंटरेस्ट होता है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बिना इंटरेस्ट के हम वहां पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिलता है। सेलिब्रिटीज आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो मूवीज में काम करते हैं। मूवीज में काम करना हो सकता है उनका इंटरेस्ट हो, पर वो एडवर्टीजमेंट में काम करते हैं, है ना, नवरत्न तेल बेचते हैं, पता नहीं कौन कौन से शैम्पू बेचते हैं, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ भी बोरोप्लस का ऐड कर रहे हैं, किसी भी चीज का ऐड कर रहे हैं, डर्मीकूल का ऐड करेंगे, गर्मी आ गई, तो वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस काम से उनकी ब्रांडिंग होती है, वैल्यू क्रिएट होती है और वो पैसा बनाते हैं। क्रिकेटर्स का मेन काम इंटरेस्ट क्रिकेट खेलना है ना, तो ब्रांड प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो ब्रांड प्रमोशन? इंटरेस्ट थोड़ी है उनका उसमें, उनको पैसा मिलता है इसलिए। ठीक है, उनकी नेटवर्थ बढ़ती है इससे, उनका वो सोर्स ऑफ इनकम है इसलिए। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुछ बड़ा करने में, तो फिर यही कमाएंगे जिंदगी भर, इससे बड़ा तो कुछ करने से रहे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं किसमें, कुछ बड़ा करने में, कुछ नया करने में, कुछ यूनिक करने में, कुछ डिफरेंट करने में, कुछ डिफरेंट सोचने में, या बड़ा पैसे की बात करने में, या बड़े पैसा कमाने में। ओके, सो सबसे पहले माइंडसेट पे बात होती है, सोच के ऊपर बात होती है। ओके, और किसी को टारगेट नहीं करना है, आपकी बातचीत बहुत सोच समझ के क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए जब आप माइंडसेट पे बात कर रहे हैं, सोच पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उन्हें बताओ कि जो हम सोच रहे हैं ना, इससे बड़ी सोच के लोग दुनिया में हैं और वो बड़ी ग्रो कर रहे हैं, बड़ी ग्रोथ ले रहे हैं, बड़ी कामयाबी ले रहे हैं, बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, जब तक सोच नहीं बदलेंगे जिंदगी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो पहली चीज है माइंडसेट। क्या आपको बात समझ में आई? फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहला माइंडसेट पे बात होती है। ठीक है, टारगेट होता है माइंडसेट कि सबसे पहले माइंडसेट में शिफ्ट लाए। उसको जिस क्षण ये लग गया ना कि इसकी बात तो सही है, उसी क्षण वो क्लोज है, उसी क्षण वो क्लोज। अरे यार मुझसे नहीं होगा, मेरे को तो आता ही नहीं है, मेरे से तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपको आता नहीं है, आपसे होता नहीं है, तो क्या मैं ये मान लूं कि आज
जिस भी लेवल पे हम दुनिया में या जिंदगी में जो भी करके पहुंचे, क्या हम इससे आगे के लिए कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे या कुछ करना नहीं चाहते? अरे करना तो चाहता हूँ पर मुझे आता नहीं है ना, ये तुम बोल रहे हो ऑनलाइन होता है, ये होता है, वो होता है। तो आप उसको सबसे पहले माइंडसेट में शिफ्ट लाएंगे कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है या सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चालू रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। लर्निंग एक ऐसा फेज है जो छोटा बच्चा आज के टाइम पे मोबाइल इसलिए जल्दी सीख जाता है क्योंकि उसमें सीखने की भूख है, और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी सीखने की भूख खत्म कर देते हैं। हमको लगता है कि शायद अब मैं सीख नहीं सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं अगर आप सीखने की इच्छा पैदा करें। आप किसी भी एज में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप इच्छा पैदा कर लें। आप किसी भी एज में ग्रो कर सकते हैं, आप इच्छा पैदा कर लें। ठीक है, हम इच्छा ही खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है अब हम ऑलरेडी बहुत कुछ पीठ पे बोझा लेके घूम रहे हैं, अब शायद कुछ बदलेगा नहीं, अब कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो माइंडसेट, सोच बदलनी। तो सोचने के लिए आपको उनको इंस्पायर करना, माइंडसेट। दूसरा, वैल्यू प्रोपोजिशन। जो वो पे कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें एक बड़ा बेनिफिट शो मिल रहा है, ये होता है वैल्यू परसेप्शन। ओके, वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहते हैं इसको, कि वैल्यू आप उसको बताइए। अगर मैं 10 रुपए का पेन खरीद रहा हूं तो क्या उस 10 रुपए के पेन में मुझे कुछ ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसकी वजह से मेरी वैल्यू वो 10 रुपए से ज्यादा बढ़ा दे? अगर मैं एक 100 रुपए का पेन खरीदता हूँ जो एक महंगा पेन माना जाएगा, है ना, 10 रुपए के कंपैरेटिवली, तो क्या वो 10 रुपए का पेन से ज्यादा मेरी वैल्यू बढ़ा रहा है 100 रुपए का पेन? क्यों? क्योंकि मैं जब जेब में रखूंगा, किसी के सामने निकालूंगा, अरे यार महंगा पेन है ना, मेटल का पेन है, अच्छा पेन है, तो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो एक इंसान उस इंप्रेशन के लिए 100 रुपए दे रहा है, ना कि उस लिखने की जो वो पेन 10 रुपए का काम कर सकता है उसके बदले में। तो जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, जब भी आप किसी को बिजनेस कार्ड बताते हैं, तो हमेशा उसके दिमाग में एक छाप होनी चाहिए कि इससे मेरी वैल्यू बढ़ती है। क्या बढ़ती है? वैल्यू। एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान, हम में से कोई भी, है ना, मैं अगर एक 5 स्टार होटल में जाऊंगा तो मैं फोटो खींच के डालूंगा, अरे हम यहाँ बैठे हैं ताज होटल के अंदर, ताज होटल में टैग करूंगा, स्टोरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी उससे वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं ताज में बैठा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है, तो ताज की वैल्यू ज्यादा है। तो मैं जब उसमें बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैं ताज के साथ ताज में फोटो खींच के डालूंगा, अरे आई मीन ताज। मैं दुबई घूमने गया हूँ तो दुबई की वैल्यू दिमाग में दोगे, यार दुबई गया तो मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़िया कर रहा होगा, तो मैं दुबई गया हूँ, फोटो खींच के डालूंगा, वाह वाह वाह। लेकिन जब हम चाय की थड़ी पे बैठे होंगे और मैं फोटो खींच के नहीं डालूंगा कि यार अच्छा एंजॉयिंग चाय, है ना, टी एट स्टॉल, है ना, नो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उससे मेरी वैल्यू नहीं बढ़ रही। लेकिन एक अमीर इंसान, है ना, फॉर एग्जाम्पल आनंद महिंद्रा के चेयरमैन, है ना, महिंद्रा कंपनीज के चेयरमैन, या मुकेश अंबानी, वो 5 स्टार में बैठ के फोटो नहीं डालेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू उससे ज्यादा है, उनकी उनसे वैल्यू नहीं बढ़ने वाली। अगर लेकिन वो चाय की दुकान पे बैठ के टपरी पे चाय पियेंगे तो वो उसकी फोटो डालेंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे उनकी वैल्यू बढ़ेगी, यार कितना ऊंचा इंसान है, यार कैसा, कितना डाउन टू अर्थ है। सो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू प्रपोजिशन या वैल्यू परसेप्शन। आईफोन लोग इसलिए नहीं खरीदते कि उनको आईफोन चलाना है, आईफोन से वैल्यू बढ़ रही है। आधे से ज्यादा लोगों को उनको फीचर नहीं पता होते। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं, उन्हें ये नहीं पता सफारी ब्राउजर क्या होता है उसका, ठीक है, नहीं पता उनको, बट उन्होंने आईफोन लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसका कैमरा अच्छा है, इससे मेरी वैल्यू बढ़ रही है। जब मैं कहाँ जाऊंगा, टेबल पे रखूंगा उल्टा आईफोन, तो ऐसा लगेगा ओहो ये तो कुछ बड़ा आदमी है। लोग महंगी बाइक इसलिए नहीं लेते कि उन्हें बहुत अच्छा इंजन चाहिए, बहुत बड़ा इंजन चाहिए, उससे वैल्यू बढ़ती है। महंगी कार या बड़ी कार्स के अंदर लोगों की वैल्यू बढ़ती है। तो आप जो प्रोडक्ट या सर्विस उन्हें दे रहे हैं, अगर आप उसे एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, तो आप उसे बताइए कि ये कितनी वैल्यू बढ़ाता है उनकी। ये एक प्रोडक्ट अगर उनकी 1 महीने में जिंदगी बढ़ाता है ना, तो ये प्रोडक्ट की कोई जो कीमत पे कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। अगर आप एक सी बकतौन लेते हैं ना, और एक सी बकतौन सिर्फ आपकी एक बॉटल सी बकतौन, अगर मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर रहा है कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, जो न्यूट्रिशन की कमी थी वो हो रही है, और उसकी वजह से कोई बीमारी आपको जो होने वाली थी एग्जाम्पल के लिए, जो ना होनी चाहिए थी आपको, और अगर वो दूर हट जाती है, तो इसका मतलब इसने आपके एग्जाम्पल के लिए अगर 7 दिन भी जिंदगी में एड ऑन किए होंगे, है ना, ऐसा प्रैक्टिकली आप किसी को लिख के नहीं दे रहे हो कि ऐसा हो रहा है, बट आप सिर्फ बता रहे हैं कि इसकी वजह से अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसकी कोई प्राइसिंग ही नहीं है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। या जो बिजनेस मैं आपको दे रहा हूँ, ये बिजनेस आज आप ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आज के 1 साल बाद में, आज के 2 साल बाद में, अगर आप अपने जो ड्रीम्स हैं जिंदगी के, अगर वो ड्रीम्स फुलफिल करना स्टार्ट कर दो और एक छोटी सी पैसिव इनकम भी कमाना शुरू कर दो, तो मुझे नहीं लगता कि जो आप स्टार्टिंग में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो या टाइम लगा रहे हो, वो मल्टीप्लाई होके, डुप्लीकेट होके जो आपको रिजल्ट देने वाला है ना, उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा है। क्योंकि वो आपको टाइम फ्रीडम अचीव करवाएगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाएगा, आपके ड्रीम फुलफिल करवाएगा। तो एक्चुअली में आज आप जो भी कॉस्ट है आपकी, उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप मेहनत करोगे तब। सट्टा नहीं है, जुआ नहीं है,
गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, मेहनत के ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये होती है वैल्यू प्रपोजिशन, वैल्यू परसेप्शन क्रिएट करना। आज जारा के कपड़े लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि अरे जारा ब्रांड, तो ये ब्रांडिंग जो होती है ना वो परसेप्शन बनाती है दिमाग। तो जब आप किसी का ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर रहे हो ना तो परसेप्शन दिमाग में क्रिएट करना होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ये होती है परसेप्शन, पैराफ्रेजिंग। और एक और टर्म होता है, ये हम वो थोड़े बड़े साइकोलॉजी वाले टॉपिक है, आगे इनको कवर करने जरूर करेंगे इनको, ठीक है। सो थर्ड इज कॉन्फिडेंस इन क्लोजिंग। जब आप क्लोज कर रहे हैं, कई बार हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जाल में इतना फंस जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये सवाल हो गया, अब अगला सवाल ले लेते हैं, ये सवाल हो गया, अब अगला सवाल ले लेते हैं। हर ऑब्जेक्शन को खत्म करने के बाद पूछो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या करो? चलो स्टार्ट करते हैं। उसने बोला टाइम नहीं है, आपने टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडल किया है, उसको बात समझ में आई कि 24 घंटे सबके पास है, मुझे टाइम मैनेज करना नहीं आता, और मुझे मैनेज करना नहीं आता इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, इसी टाइम को यूज करके दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ उसी 24 घंटे में कुछ नहीं, क्योंकि मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, 10 घंटे सो रहा हूँ, 2 घंटे फोन चला रहा हूँ, ठीक है, 3 घंटे दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूँ, कहाँ टाइम बचेगा? तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है। ये बात उसको समझ में आई, तब आप बोलो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तो अगले सवाल के लिए मत पूछो कि अभी अगला क्या, सवाल जवाब के फेर में नहीं पड़ना। ऑब्जेक्शन हैंडल, चलो स्टार्ट कर। गॉट इट? ऑब्जेक्शन ओवरकम करके आपको उसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। क्या बात समझ में आई थोड़ी सी? यस। सो अगर कोई कहता है मुझे सोचना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग में उसको दिक्कत है, तो आप उसे बताओ कि मैं आपको अगर ये सवाल पूछूं कि आप मुझे सिर्फ इतना बताइए आपको किस बारे में सोचना है, किस पॉइंट या किस कॉन्टेक्स्ट में सोचना है, तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। अब ये जैसे ही मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसे जो आंसर दे रहा हूं ना वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं। अब वो सोचेगा और उसका जवाब देगा, नहीं बस ऐसे ही सोच रहा है, मतलब थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में सोचना चाहते हैं, या कोई और है डिसीजन मेकर आपका। हाँ, मैं थोड़ा पूछ लेता घर पे, तो मैं सिर्फ उससे ये कहूंगा क्या मुझे इतना बताइए आपके डिसीजन मेकर जिंदगी के आप ही हो या कोई और है? तो कहेगा नहीं, डिसीजन मेकर तो मैं ही हूँ, ऐसा कोई नहीं, कोई और है। जब स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। फीमेल्स होती हैं, कई बार हाउसवाइफ्स होती है, तो वो कहती है मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। कई बार हस्बैंड्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, वाइफ से पूछूंगा, ठीक है। तो हम उस वक्त उसको ये रियलाइज करवाएं कि आपकी जिंदगी के डिसीजन मेकर आप, कोई और कभी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 18 साल से ऊपर हो। आप बेसिक डिसीजन अगर नहीं ले सकते हो, और ये एक स्किल है, एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है या नहीं करना, इसको भी कोई और डिसाइड करेगा तो मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। अगर मेरी हेल्थ के लिए भी कोई और डिसीजन लेगा कि मुझे हेल्दी रहना है कि नहीं रहना, है ना, कि मुझे एक जहर जैसी चाय छोड़ के डिटॉक्स टी लेने की नहीं लेना, ये कोई और डिसाइड कर रहा है मेरी जिंदगी में, है ना, तो इसका मतलब मैं तो अपनी जिंदगी का ड्राइवर हूं ही नहीं, कोई और है। मैं तो बैठा हुआ हूं बस अपनी गाड़ी में, संयोग से चल रही है, कोई और चला रहा है। तो अपनी कामयाबी का डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, अपनी सक्सेस का डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना ये डिसीजन खुद लेना चाहिए। आप बोलते हो कि मैं 18 साल से ऊपर हूं, तो यू आर इंडिपेंडेंट। आप देश में वोट दे सकते हो, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सरकार चुन सकते हो, बहुत सारे काम है जो आपको मिलते हैं अधिकार के रूप में। बट आप अगर ये सोचते हो कि यार मैं ये छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकता हूँ कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है कि नहीं करना, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं कि नहीं करने, या मुझे हेल्दी रहना है कि नहीं रहना, तो इट मीन्स लाइफ में जो अभी तक पहुंचे वो किसी और के डिसीजन से पहुंचे, आगे भी पहुंचेंगे तो किसी और के डिसीजन से पहुंचेंगे। ड्राइवर सीट पे तो हम कभी आए नहीं, तो आइए जरा ड्राइवर सीट पे खुद चलाएं गाड़ी अपनी जिंदगी की। तो डिसीजन मेकिंग में ये सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा। जब वो कहता है मुझे सोचना पड़ेगा, तो अगर वो बोलता है मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, तो आपको ऑब्जेक्शन मिल गया कि उसका ऑब्जेक्शन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्शन सॉल्व करके हम उसे क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। बिजनेस से रिलेटेड सोचना है, बोला हाँ थोड़ा बिजनेस के बारे में सोचना है, तो आप बोलोगे बिजनेस में क्या सोचना है, क्या बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया, या फिर बिजनेस में कोई ऐसी कैलकुलेशन थी या कुछ ऐसा था जो आपके दिमाग में अटक रहा है। आप मुझे बताइए, एक दिमाग से बढ़िया है 2 दिमाग सोचेंगे, है ना, आप भी सोचिए मैं भी सोचता हूँ, और हम दोनों नहीं सोच पाएंगे तो मेरे पास एक मेंटोर है, उनकी हेल्प लेंगे, क्या है वो हमारे को सोचने में हेल्प कर पाए। तो कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, 2-in-1 कॉन्फ्रेंस कॉल। सो डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाने के लिए आप उसे इंस्पायर कीजिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले, ना कि पड़ोसी, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना पापा, ना मम्मी। फिर आप मुझे बताइए कोई ऐसा इंसान जिसका डिसीजन उसकी जिंदगी में किसी और ने लिया हो और वो कामयाब हो गया हो। आज सचिन तेंदुलकर के पापा बोलते कि तू क्रिकेटर नहीं बनेगा तो सिंगर बनेगा, तो वो नहीं बन पाते क्रिकेटर, वो शायद सिंगर भी नहीं बन पाते, और शायद वो सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाते। तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी बता सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर। तो डिसीजन मेकिंग में शिफ्ट करना है, जब कोई बोलेगा मुझे सोचना है। और आप बताइए, डिसीजन मेकिंग एक स्किल है। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। जो इंसान निर्णय ले सकता है ना,
निर्णय ले सकता है, वो इंसान उस निर्णय पे काम भी करेगा, एक्शन भी लेगा और रिजल्ट भी लाके देगा। और जो निर्णय नहीं लेता ना, वो वास्तव में टालता रहता है, वो आलसी रहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। तो आप पहले तो डिसीजन लीजिए, फिर इस डिसीजन को सही प्रूव करके दिखाइए अपनी मेहनत से, अपने एक्शन से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, मैं देख पा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अप्रिशिएट करने वाली लाइंस होती है कि मैं आपके अंदर देख पा रहा हूँ पोटेंशियल है, बट आप अपना पोटेंशियल क्यों रोक रहे हो? आपको सिर्फ निर्णय लेने की जरूरत है, और लाखों रुपए का निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए का निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कुछ अपने घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स या अपनी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट से ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सोचने जैसी बात है। क्यों नहीं है इसमें सोचने जैसी बात? क्योंकि ये आपको कोई नुकसान नहीं देने वाला। आप मुझे नुकसान गिनाइए, क्या नुकसान हो सकता है आपको अगर आप फेल हो गए तो? और फायदे मैं बताता हूँ, या आप ही बताइए। अगर आप फायदे, छोटा मोटा आपका कोई सपना पूरा हो जाए, छोटी मोटी आपको ग्रोथ मिल जाए, थोड़ा बहुत आप हो सकता है पैसा कमा लो गलती से, ठीक है। हो सकता है आप कोई नेशनल ट्रिप पे चले जाओ गलती से, ठीक है। हो सकता है एक गलत डिसीजन लेके आप थोड़े बहुत कामयाब हो जाओ, है ना, थोड़ा आपका नाम बन जाए पूरे इंडिया में, ओके। कोई आगे आने वाला जो इवेंट हमारा होने वाला है उसके अंदर शायद आपको कोई ट्रॉफी मिल जाए, है ना। तो ये छोटी मोटी गलतियां आपको मिल सकती है, जो आप अगर डिसीजन ले लोगे तो शायद ये बदल सकता है जिंदगी में, थोड़ी जिंदगी में बदलाव आ जाए, है ना। थोड़ा आप कॉन्फिडेंट बन जाओ, थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए, थोड़ी आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाए, है ना। ये थोड़े से बदलाव आएंगे और मेरे हिसाब से पॉजिटिव बदलाव। ये नुकसान पॉजिटिव ले लेने चाहिए, और नेगेटिव तो आप बता दो मुझे, है ना, क्या नुकसान होगा? शायद कुछ नहीं। तो अगर आप सोचना भी चाहते हो तो वहां सोचो जहां पर कम से कम आपको 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट जैसा करना पड़े। लेकिन अगर आप सिर्फ इतने छोटी सी चीज में आज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि जब हम बिजनेस करने के लिए सोचेंगे या बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे या कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा, तो हम उसमें कितना समय लगाने वाले हैं? क्योंकि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, और टाइम सबसे क्रूशियल चीज है। पैसे टाइम से बनाए जाते हैं बिजनेस में। तो आप अगर इस बात को आज समझ लें कि डिसीजन मेकिंग भी स्किल है, मुझे अपनी स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करना है कि मैं जल्दी डिसीजन ले पाऊं, बेहतर डिसीजन ले पाऊं, लॉजिकली सोच पाऊं, तो चलिए हम उसको खुद सोचते हैं यहाँ बैठ के और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना। तो आप सामने वाले के एक कंसल्टेंट बने। जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, उसे मदद कर रहे हैं डिसीजन लेने में, तो उसके कंसल्टेंट बन जाइए, उसके कंसल्टेंट बन जाइए। उसे ये बताइए कि उसका लिए सही डिसीजन क्या होने वाला है। उसमें थोपो मत कोई डिसीजन। थोपना एक अलग चीज होती है, लेकिन वो खुद अपने दिमाग से निर्णय ले रहे कि हाँ ठीक है मुझे करना है, चलो डिसाइड करता हूँ। गॉट इट? तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ चीजें हैं। कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसे आप बताइए कि टाइम दुनिया में सबके पास बराबर है साहब, 24 घंटे। आपको पार्ट टाइम काम करना है। जो 2 घंटे आप सोशल मीडिया पे मजे मारते हो, रील्स ही देखे जा रहा हूँ, यूट्यूब पे ही मजे मारे जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ तो अरे पॉलिटिक्स की बातें कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की बातें कर रहा हूँ, अभी 2-2 घंटे आईपीएल में लगा रहा हूँ। बस वही नॉन प्रोडक्टिव टाइम, क्योंकि उससे जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली। रील देखने से कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी, गप्पे मारने से कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, गॉसिप करने से कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, पॉलिटिक्स की बात करने से कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, स्पोर्ट्स की बातें करने से, ये आईपीएल देखने से अगले 2 महीने कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलेगा जिंदगी में। 10 रुपए नहीं कमाओगे आप। आईपीएल के अंदर वो क्रिकेटर लाखों रुपए कमाएंगे, क्रिकेटर करोड़ों रुपए कमाएंगे, वो रील्स वाले क्रिएटर्स पैसा कमाएंगे। आप जिसकी गॉसिप कर रहे हो ना उस पॉलिटिशियन की, वो भी इसकी भी करियर सेट है, वो भी कमा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो आपको ये सब कुछ छोड़ के नॉन प्रोडक्टिव काम प्रोडक्टिव काम करना है। बस वही 2 घंटे चाहिए आपको, और ये है आपके पास। अगर नहीं है तो शेड्यूल मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जो टाइम स्पेंड करते हो, जो 102 घंटे आप टाइम पास करते हो, वो आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करके टाइम निकल जाएगा। ये मत बोलो कि टाइम नहीं, क्योंकि आज जहां पहुंचे हो वो आप वही टाइम देके पहुंचे हो। और अगर आगे टाइम नहीं है तो फिर जो कमा रहे हैं वही कमाते रहने जिंदगी में, जो जहां पहुंचे वही पहुंचने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ करने के लिए तो है ही नहीं टाइम। तो ये टाइम मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी होती है जब कोई बोलता है टाइम नहीं है पास में। रियल है या फेक? ओहो हो, कितना बड़ा ऑब्जेक्शन। कई लोग इसमें अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जब ये चीज बता रहे हो आप मुझे, रियल है या फेक है, तो आप बोलो कि आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप मापते हैं कि रियल क्या है और फेक क्या है। ये ऑब्जेक्शन हैंडल ऐसे किया जाता है जब कोई बोलता है रियल है या फेक है, तो आप मुझे बताइए आपका क्या पैमाना है, क्या पैमाने पे आप नापते हो। फिर उस पैमाने के आधार पे हम डिसाइड करेंगे ना रियल है या फेक है। अगर आपका पैमाना सही होगा तो मैं भी आपके साथ डिसीजन लूंगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मेरा पैमाना सही होगा तो आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या सही है और क्या नहीं है। ये जेन्युइन डाउट हो सकता है, कई बार डर होता है लोगों को, ना दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। ओके, तो रियल है या फेक है, पहले उसका पैमाना पूछिए। पैमाना क्या है जी? मतलब है ना, सर्टिफिकेट होने चाहिए जी,
प्रोडक्ट होने चाहिए, और तो क्या है, इतना ही, एक दो बात वही बोलेगा, ठीक है जी सर्टिफिकेट आइए देख लेते हैं, वेबसाइट पे चलते हैं, दिखाओ और पूरी लिस्ट दिखा दो, ये लीजिए प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, 1 महीने से कर रहा हूँ, 2 महीने से कर रहा हूँ, और क्या हो सकता है, टेस्टिमोनियल्स, लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन, वेबसाइट कितने टाइम से काम कर रही है, इतने समय से काम कर रही है, ठीक है, एक्सपीरियंस, गॉट इट। तो ये कुछ चीजें होती है, ये प्रूफ के ऊपर अपने आप सॉल्व हो जाती है, गॉट इट। सो रियल है या फेक। उसके अलावा पहले फेल हो चुका हूं, तो आप उसे बताइए कि ठीक है, जब आप पहले फेल हुए थे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने क्या क्या एक्शंस लिए थे कामयाब होने के लिए, या ग्रो करने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए। हाँ मैं जाता था ना, मीटिंग में बुलाते थे, वहां पे मैं जाता था। अच्छा, और बताया था मैंने, 1-2 लोगों को बताया था। अब वो जब ये आंसर कर रहा होगा ना, उसको पता होगा कि वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि अगर उसने ढंग से मेहनत करी होगी तो हो ही नहीं सकता वो फेल हुआ हो। उसने ढंग से मेहनत नहीं करी होती है, उसने लर्निंग नहीं करी होती है। ओके, तो वो जो भी आंसर दे रहा है, आपको उसको ये महसूस करवाना है कि जो आपने एक्शंस लिए वो शायद उतने काफी नहीं थे जो आपको आगे बढ़ा सके। जो शायद आपने लर्निंग ली, वो शायद आपने लर्निंग ली नहीं। पहली चीज तो हो सकता है, काफी लोग तो ये बोलेंगे कि हाँ मैंने आया था, सीखा था ये, और कई लोगों को तो नाम भी याद नहीं होता कि मैं कहाँ फेल हुआ था, और नाम पता होता है तो उनको क्लियरली पता भी नहीं होता। तो आप पूछिए आपने कितने एसटीपी किए थे, शो द प्लान किए थे, कितने आपने जूम सेशंस हैंडल किए थे या अटेंड किए थे, या कितनी ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करी थी। तो ज्यादातर लोगों का नंबर जो है ना 2-3-4 से ज्यादा नहीं होता है। हाँ मैंने 2-3 साल किया था, प्रेजेंटेशन की थी, या मैंने तो एक भी नहीं करी थी, मैं तो बस मिलवा देता था, मेरी अप्लाई नहीं करती थी। तो आप उसे बताओ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक्शंस तो लेने ही पड़े। ओके, और अगर आप एक बार फेल हो चुके हो तो ये आपके लिए सबक है कि मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी, कुछ ऐसे एक्शंस थे जो जरूरी थे वो नहीं लिए, सीखना जरूरी था वो नहीं सीखा, जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि फेलियर आपकी कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है, आपकी आगे बढ़ने की सीढ़ियां बन सकता है, कि आपको दोबारा फेल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी क्या गलतियां मैंने पहले करी थी, तो अब वो नहीं करने की जरूरत है, और आप आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने किया है तो आपके पास तो एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया में पहली बार कौन सा बिजनेस सफल हो जाता है, आप मुझे बताओ। आज स्टार्टअप खड़े होते हैं इंडिया के अंदर, 80% स्टार्टअप पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। तो क्या वो बिजनेस करना छोड़ देंगे? नहीं, वो वापस से आएंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे सिस्टम्स बनाएंगे, दोबारा से काम करेंगे। तो अगर आप जिंदगी में एक बार फेल हो गए ना, तो इसको अपना बहाना मत बनाओ नाकामयाब होने का, कि मैंने एक बार किया था और अब मैं फेल हो गया। यू शुड बी विलिंग टू बिकम सक्सेसफुल। आप एक बार फेल होंगे, कोई बात नहीं, मैं कामयाब होने के लिए आया। 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार। KFC के फाउंडर का 18 बार रिजेक्ट किया गया था फॉर्मूला। उसने इस साल 75 साल की उम्र में, 75-80 साल की उम्र में उसने अपने आइडिया को छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। तो आप अपने सपनों पे गिव अप कैसे कर सकते हैं कि मैं एक बार फेल हो चुका हूं। ओके, सो दिस इज हाउ ऑब्जेक्शंस आर हैंडल। मैं छोटा छोटा आपको फील फेड फाउंड और कुछ प्रिंसिपल्स को यूज करके बता रहा हूं। तो इस तरह से आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कुछ रोल प्ले करने पड़ेंगे। रोल प्ले मतलब अपने अपलाइन से, अपने टीममेट के साथ में मिलके आप और रोल प्ले कंडक्ट करना स्टार्ट कीजिए, कि आप उन्हें कहिए कि आप मुझे सवाल पूछिए, मैं आंसर करता हूं। ठीक है, फीडबैक लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। गॉट इट? क्या आपको बात समझ में आई? क्या गलतियां नहीं करनी है? कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। नेवर एवर आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके, कभी भी आपको डेस्पिरेशन नहीं लानी है। डेस्पिरेशन मतलब कि मुझे क्लोजिंग चाहिए, मैं डेस्परेट हो रहा हूं सेल के लिए, नहीं। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा समझा दूं इसको, अरे इसको समझ आया नहीं होगा, पूरा समझा दूं और समझा दूं, थोड़ा और समझा दूं, थोड़ा और समझा दूं। कई बार हम इसी थॉट में रहते हैं, थोड़ा और बता दूं और बता दूं और बता दूं। नहीं, ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, और अपना इमोशनल कंट्रोल रखना है, अपने माइंड को शांत रखना है, कंट्रोल रखना है, और कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन करना है। ये गलतियां हमें नहीं करनी है जब हम कर रहे हैं क्लोजिंग। ओके, सो पावरफुल क्लोजिंग के अंदर क्या चीजें हमेशा हाईलाइट करनी चाहिए? रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई इंसान कंफ्यूज है तो उससे रिस्क पूछो कि क्या रिस्क है और क्या अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट हमेशा लंबी होगी, रिस्क की लिस्ट हमेशा छोटी होगी, क्योंकि वो बना ही नहीं पाएगा रिस्क की लिस्ट। तो रिस्क छोटा होता है, रिस्क कम मिलेंगे और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। बेस्ट केस, आप मुझे बताओ कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। चलो हम बेस्ट केस में आते हैं। वर्स्ट केस और बेस्ट केस। वर्स्ट केस मतलब ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। ये बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो हमको अपने
क्लोजिंग के अंदर यूज करने चाहिए। और आप उनको बताइए कि आपको अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट में खुद को लेकर जाना है, एक ऐसा माइंडसेट जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, जो पॉजिटिविटी ढूंढता है, जो ग्रोथ माइंडसेट है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। जब भी उसको पता चलेगा कि यार मैं नेगेटिव माइंडसेट वाली बात कर रहा हूँ इस इंसान से, तो कोई भी इंसान अपने आप को ऐसा आपके सामने नहीं शो करना चाहेगा कि मैं नेगेटिव माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं तो फिक्स माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं तो खराब माइंडसेट का आदमी हूँ। तो आप उसे बताओ कि देखो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग ऐसे सोचते हैं, ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऐसे सोचते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारे को इस माइंडसेट को ऐसे बनाना होगा, किसी को टारगेट किए हुए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग करनी है। जब आपकी क्लियर, एकदम क्लियर बातचीत होगी, डिसीजन मेकिंग की तरफ आप उसको लेकर जाएंगे, तो आपकी क्लोजिंग भी बहुत सक्सेसफुल होगी, बहुत पावरफुल होगी। तो डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको वो ऑब्जेक्शन जो परेशान करते हैं। देखो 20 ऑब्जेक्शन होते हैं। मैं इस सेशन के बाद में पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में, जिसमें सारे ऑब्जेक्शन और सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो पर्चा ऑलरेडी लीक हो रखा है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, रोज 15 मिनट की प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, और वीकली रोल प्ले करो अपनी अपलाइन के साथ में, अपने स्पॉन्सर के साथ में, अपने टीममेट के साथ में रोल प्ले करो कि वो आपसे सवाल पूछे और आप उसको जवाब कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम